नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में जल परिवहन। भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जल परिवहन में आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग दोनों शामिल है। नदियों, नहरों, बैकवाटर्स, क्रीक्स का प्रयोग आंतरिक जल मार्गों के रूप में किया जाता है। अंतःस्थलीय आंतरिक जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज। हमारे देश में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। रेलों के निर्माण से पहले आंतरिक जलमार्ग यातायात के प्रमुख साधन थे, परंतु रेलों के निर्माण से इनका महत्व कम हो गया है। जल में चलने वाली नावें द्रुतगामी रेलों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकी। क्यों? धीरे धीरे रेलों के आने के बाद में इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसका महत्व कम क्यों हो गया? क्योंकि जल में चलने वाली नावें द्रुतगामी रेलों के सामने अधिक समय तक टिक न सकी। व्यापारी लोग अपना माल गंतव्य स्थान तक शीघ्र पहुंचाने के लिए नावों के बजाय रेलों का प्रयोग करने लगे। नावें द्वारा व्यापारिक माल भेजना या यात्रा करना संकट से खाली न था। नावें प्राय भंवर में फंसकर डूब जाती थी या फिर डाकू निर्जन स्थानों में उसे लूट लेते थे। इसके विपरीत रेलों द्वारा यात्रा करने अथवा माल भेजने में कई तरह के संकट होते थे, अतः सुरक्षा की भावना ने भी यात्रियों को रेल द्वारा यात्रा करना और व्यापारियों को रेल द्वारा माल भेजने के लिए आकर्षित किया। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आ जाती थी और वो तीव्र वेग से बहने लग जाती थी। इस कारण नावें चलाना प्राय असंभव हो जाता था और रेलों के लिए इस प्रकार की भीषण स्थिति उत्पन्न होने का कोई प्रश्न न था। वे वर्षा ऋतु में भी चलती रही। ग्रीष्म ऋतु में नदियों का जल सूख जाता है, अतः उस मौसम में अधिकांश नदियां सूख जाने के कारण वहां पर नावें चलाना मुश्किल होता है। दक्षिण भारत की नदियां पठार की उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि पर द्रुत वेग से प्रभात बनाती हुई बहने के कारण जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। रेल पथों तथा सड़कों का निर्माण जल मार्गों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। वे दोनों ही प्राय जल मार्गों के समांतर उसके साथ बने रहने के कारण उसके साथ कंपटीशन उत्पन्न करते थे। यदि नदी तट के माल ढोने के उद्देश्य को सामने रखकर रेलों तड़ा सड़कों का निर्माण किया होता तो जल मार्गों का उतना शीघ्रता के साथ में उतना पतन नहीं हो पाता। और जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर आ जाता है नदी जल मार्ग। भारत में बहुत सी नदियां बहती है, जिसमें से कुछ नदियां जल यातायात के लिए उपयुक्त है। उसमें से जो नदियां हैं, हम उत्तरी भारत की नदियां, उसमें गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियां महत्वपूर्ण हैं। और जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं उसके अंदर कावेरी नदी है, ये सारे के सारे आ जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आ जाता है नावें, नहरें, नेविगेशन कैनाल्स। ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है इनलैंड वाटरवेज का। भारत में नावें, नहरों की भी कमी है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से मुख्य नहरें निम्नलिखित है। पंजाब की सरहिंद नहर में हिमालय की लकड़ियां बहाकर लाई जाती रही है। गंगा की नहरों में भी नौकाएं चलाई जाती रही है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट के साथ साथ बंगिम नहर से की लंबाई तक भी नावें चलती रही है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल कडप्पा नहर, पश्चिम बंगाल तथा तुंगभद्रा से निकली हुई नहरों में भी जहाजरानी मिलती रही है। आंतरिक जल परिवहन राज्यों की जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार ने जो आंतरिक जल परिवहन है वो राज्यों की जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किया है। उन क्षेत्रों में आंतरिक जल परिवहन का प्रोत्साहन देना जहां प्राकृतिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हो। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नावों का, जहाजों का आधुनिकीकरण करना, ये सब इसी के लिए आ जाते हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो जो 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो जलमार्गों का विकास कर रहा है। देश की परिवहन व्यवस्था में
आंतरिक जल परिवहन को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने, आंतरिक जलमार्ग व उसके विकास को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 6 प्रमुख जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया है। पहला आ जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ये जलमार्ग गंगा, भागीरथी तथा हुगली तंत्र पर विकसित किया गया है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद में इसका आरंभ यमुना एवं गंगा के मिलन स्थल से होता है, जिसमें आगे चल के उत्तर से घाघरा, कोसी तथा दक्षिण से सोन नदी मिल जाती है। आगे इस पर फरक्का बैराज बनाया गया है। इसमें हल्दिया, कोलकाता, पारकुफक्का एवं पटना प्रमुख नियत टर्मिनल हैं। दूसरा आ जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर में है। सदिया के पास ब्रह्मपुत्र में देवांग तथा लोहित नदियां आकर मिलती है। विश्व प्रसिद्ध मुजोली नदी द्वीप इसी जलमार्ग में है। धुबरी से थोड़ा पहले असम की प्रसिद्ध मानस नदी इसमें उत्तर से आकर मिलती है। इस जलमार्ग के पूर्ण होने पर आगे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। इसका विकास केरल के पश्चिमी तट के सहारे किया गया है। इसका विस्तार चमकारा नहर तथा उद्योग मंडल नहर के साथ साथ पश्चिमी तट नहर के कोल्लम कोटापुरम खंड, इसमें कोची पुटारम कोची, कोची अल्पुजा कोल्लम के साथ साथ चंपाकारा नहर तथा उद्योग मंडल सम्मिलित है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। नवंबर 2008 में घोषित इस जलमार्ग का विस्तार गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में काकीनाडा से पुंडुचेरी तक है। ये गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर काकीनाडा आगे पौंडीचेरी नहर एवं कालुवेली टैंक पर बना है। गोदावरी खंड पर भद्राचल, राजमुंडी एवं कृष्णा नदी खंड पर वजीराबाद, विजयवाड़ा में इसका विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5। नवंबर 2008 में घोषित 623 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, जो ब्राह्मणी नदी के तालचर, घमरा कैनाल खंड, पूर्वी तेलिया कैनाल के गोयनखली चरबतिया खंड, महानदी डेल्टा नदी तंत्र के साथ मताई नदी पर फैले चरबतिया धामरा मार्ग एवं महानदी डेल्टा मार्ग के मंगलगढ़ी पारादीप खंड को अपने अंदर समेटता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6। दक्षिणी असम में बराक नदी को लाखीपुर गंगा व भंगा के बीच लंबा प्रखंड देश का 6ठा राष्ट्रीय जलमार्ग है। आंतरिक जल परिवहन की कमजोरियां, लाभ। जो आंतरिक जल परिवहन है उसके कुछ नुकसान भी है और उसका कुछ फायदा भी है। तो भारत की अधिकांश नदियां, पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, भारत की अधिकांश नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है। इस समय नदी की धारा तेज होती है तो उसमें नाव चलाना बड़ा कठिन होता है। ग्रीष्म काल में अधिकांश नदियां सूख जाती है। दक्षिण की नदियां पठारी भूमि पर बहने के साथ नाव चलाने के योग्य नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं। अब देश को विकास की ओर ले जाने के लिए आंतरिक जलमार्गों को विशिष्ट लाभ। अंतर्देशीय जल परिवहन को परिवहन की दृष्टि से सबसे सस्ते तरीके के रूप में माना जाता है। सड़क और रेल मार्ग की तुलना में नदी सेवाएं चलाने तथा उसके रखरखाव पर आरंभिक निवेश का खर्च काफी कम होता है। लंबी यात्रा के लिए तथा अधिक परिणाम में जाने वाले माल के लिए जल परिवहन रेल और सड़क दोनों से सस्ता पड़ता है। जल परिवहन भारी सामानों के लिए परिवहन हेतु सबसे उपयुक्त है। भारी सामान है तो सबसे बेस्ट कौन सा है? जल परिवहन। उत्तर पूर्वी भारत में नदियों की संख्या अधिक है। वर्षा काल में सड़क एवं रेल यातायात अवरुद्ध हो जाते हैं। सड़कें एवं रेल बनाने के लिए अनेक कठिनाई है, अतः यहाँ जल परिवहन सबसे उपयुक्त है। जल परिवहन से प्रदूषण भी कम होता है। अब इसकी आंतरिक जल परिवहन के विकास में क्या क्या बाधाएं आ रही है? उसमें पर्याप्त जल आपूर्ति का अभाव,
यहाँ के देश की हमारी जो नदियां मौसमी हैं तो पूरे समय जल आपूर्ति नहीं रह पाती, तो ये इसके विकास में बाधा है। जल स्तर में परिवर्तन। सदाबहानी नदियों में जल स्तर काफी परिवर्तनशील रहता है तथा मौसम के अनुसार जल की मात्रा ज्यादा कम होती रहती है। अनेक बार बाढ़ की स्थिति बन जाती तो कभी कभी सूखा पड़ जाता है। जलप्रपात। नदियों के प्रवाह मार्ग में जलप्रपातों का होना भी इसमें बाधा उत्पन्न करता है। सिंचाई की नहरों का निर्माण। सदाबहानी नदियों से सिंचाई के लिए नहरें निकालने पर जल की कमी आना भी एक प्रमुख बाधा है। अब आ जाता है भारत के पतन, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि के लगभग 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 13 बड़े एवं 200 छोटे पतन हैं, आपके पोर्ट्स हैं। बंदरगाहों या पत्तनों के विकास और प्रबंधन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का तथा छोटे बंदरगाहों का दायित्व राज्य सरकारों का है। देश का सबसे बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, जहां से देश के 20% विदेशी व्यापार होता है। स्वेज नहर बनने के बाद ये महत्वपूर्ण बन गया है। मुंबई के निकट नावा शेवा में इसका भार कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया, जो मुंबई की तुलना में गहरा एवं आधुनिक है। कोची पश्चिमी तट पर तथा कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एर्नाकुलम, तूतीकोण पूर्वी तट पर मुख्य बंदरगाह है, पोताश्रय। भारत का लगभग 75% व्यापार मुख्य पत्तनों द्वारा होता है, जबकि शेष व्यापार मध्यम तथा छोटे आकार के पत्तनों के माध्यम से किया जाता है। जो मेजर आपके 13 पोर्ट्स हैं वो है आपके कांडला पोर्ट गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मगोवा गोवा, कोलकाता एंड हल्दिया वेस्ट बंगाल, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक, तूतीकोरन तमिलनाडु, कोची केरला एंड मोर तमिलनाडु। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात कर लें। सबसे पहले हम आ जाते हैं मुंबई। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है, पोर्ट है, नेचुरल है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है, जहां से भारत का लगभग 20% व्यापार, अभी हमने बात किया, व्यापार किया जाता है। इस पोताश्रय से भारत पश्चिमी देशों तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करता है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से ये पोताश्रय पश्चिमी देश के और अधिक निकट हो गया। मुंबई का बहुत बड़ा विस्तृत प्रदेश हिंटरलैंड है, जिसमें महाराष्ट्र का संपूर्ण भाग तथा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं दिल्ली के विस्तृत भाग सम्मिलित है। दूसरा आ जाता है जवाहरलाल नेहरू। ये मुंबई के पास में ये आ गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोताश्रय मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा गुफाओं के पास नावाशेवाम बनाया गया है। इसके निर्माण से मुंबई पत्तन पर दबाव बहुत कम हो गया है। इस यातायात के लिए 26 मई 1918 को खोल दिया गया था। ये अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें माल को उतारने और चढ़ाने में बड़ी आसानी रहती है। यहाँ पर समुद्र काफी गहरा है और जलयानों को पोताश्रय में प्रवेश करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। फिर आ जाता है कांडला पोर्ट। ये देखिए गुजरात में यहाँ दे रखा कांडला पोर्ट। ये एक ज्वारीय पोताश्रय है, टाइडल पोर्ट है। ये एक ज्वारीय पोताश्रय है जो कच्छ की खाड़ी के पूर्व शीर्ष पर स्थित है। यहाँ पर आयात निर्यात की मुख्य वस्तुओं में कच्चा तेल, तेल के विभिन्न उत्पाद, उर्वरक, खाद्यान्न, नमक, कपास, सीमेंट, चीनी तथा खाद्य तेल प्रमुख है। ये पतन देश के उत्तर पश्चिम भाग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
इसके पश्चिम प्रदेश में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड सम्मिलित है। मार्मगोआ पोर्ट, ये यहाँ पे मार्मगोआ पोर्ट दे रखा है। ये गोवा के तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल है ये भी। व्यापार की दृष्टि से इसका 5वां स्थान है। यहाँ से मुख्य लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मछलियों के उत्पादों, नारियल तथा मसालों का भी निर्यात किया जाता है। इसके पश्चिम प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा है, जो गोवा, कर्नाटक में उत्तरी भाग तथा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग पर विस्तृत है। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये देखिए, ये न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटक के तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है, पोर्ट है। इसने कर्नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ से मुख्यतः केंद्रमुख का लोहा निर्यात किया जाता है। मुख्य आयात उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद तथा खाने के तेल आदि हैं। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफी, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट, शीशा आदि का भी व्यापार किया जाता है। इसके पश्चिम प्रदेश में कर्नाटक का अधिकांश भाग तथा केरल का उत्तरी भाग आते हैं। फिर आ जाता है कोची, ये रहा कोची। ये केरल के तट पर स्थित भारत का अन्य महत्वपूर्ण पोताश्रय है, पोर्ट है। यहाँ से चाय, कहवा तथा गरम मसालों का निर्यात तथा खनिज तेल एवं रसायन उर्वरकों का आयात किया जाता है। कोची तेल प्रयोगशाला को कच्चा तेल इसी पोताश्रय से प्राप्त होता है। कोची केरल, दक्षिण कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर आ जाता है कोलकाता, ये यहीं पे आ जाता है कोलकाता वाला। कोलकाता के पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण पोताश्रय है। ये पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से 120 किलोमीटर अंदर की ओर है, हुगली नदी पे, हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। मुंबई की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों ने किया था। इसे अंग्रेजी शासनकाल के आरंभिक काल में भारत की राजधानी होने का लाभ भी मिला था। ये एक ज्वारीय पतन है, ये भी आपका टाइडल है। नदी में जल का न्यूनतम स्तर बनाए रखने तथा नौगम्यता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जलजमाव करना पड़ता है। हुगली नदी की जल की आपूर्ति गंगा पर बने फरक्काबाद से की जाती है। कोलकाता एक विशाल और संपन्न पृष्ठभूमि को सुविधा प्रदान करता है। कोलकाता ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के सामने पड़ने वाले भारत का सबसे बड़ा पोताश्रय है। यहाँ जलयानों की भारी भीड़ रहती है, जिससे कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चिम प्रदेश बहुत है, जो देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी पर विस्तृत है। हल्दिया, हल्दिया ये रहा, हल्दिया वाला। ये कोलकाता से 105 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। इसका विकास कोलकाता से भीड़ कम करने के लिए किया गया। यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ बड़े बड़े जलयान रुक सकते हैं। इस बंदरगाह के निर्माण से पहले इन जलयानों को कोलकाता जाना पड़ता था। कोलकाता तथा हल्दिया पत्तन मिलकर विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्यात आयात करते हैं। इसमें इंजीनियरिंग का सामान, मशीनें, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, रसायन, चाय, चीनी, लोहा, इस्पात, जूट उत्पाद, कपास और सूती धागे प्रमुख है। हल्दिया का पश्चिम प्रदेश कोलकाता जैसा ही है। फिर है पारादीप, ये आ गया पारादीप। पारादीप पोर्ट कोलकाता तथा चेन्नई के बीच उड़ीसा के तट पर स्थित है। यहाँ से उड़ीसा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसके विकसित होने से कोलकाता पोर्ट पर भार कुछ कम हो गया है। इस पोर्ट में मुख्यतः लौह अयस्क तथा कोयले का व्यापार होता है। इसका पश्चिम प्रदेश छोटा और उड़ीसा में ही सीमित है। फिर आ जाता है विशाखापट्टनम, ये रहा विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित बहुत ही गहरा पोताश्रय है, पोर्ट है। इसकी वास्तविक स्थिति खुले तट से थोड़ी सी दूर है, इसमें काफी सुधार किया गया है। यहाँ से मैग्नीज, लौह अयस्क, गरम मसाले आदि निर्यात किए जाते हैं। आयात की जाने वस्तुओं में खाद्यान्न, तेल, उर्वरक, कोयला तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद प्रमुख है। फिर आ जाता है चेन्नई, ये आ गया चेन्नई। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राचीनतम कृत्रिम पोताश्रय, आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। यहाँ से तेल उत्पादों, उर्वरकों, लौह अयस्क तथा दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का व्यापार होता है। इनोर, ये इसी के पास में रहा, ये इनोर, ये रहा।
इनोर ये एक नया पतन है। इसका निर्माण चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर किया गया है। चेन्नई पतन पर दबाव कम करने के लिए इस पतन को बनाया गया है। इनोर पतन कंपनी लिमिटेड इस पतन का प्रबंध करती है। इसका पशुपति चेन्नई जैसा ही है। तूतीकोरन इस तमिलनाडु के तट पर हाल ही में विकसित किया गया है। इस बंदरगाह से कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाने के तेल, चीनी तथा तेल उत्पादों का व्यापार किया जाता है। इसके पश्चिम प्रदेश में केवल तमिलनाडु का दक्षिणी भाग ही आता है। थैंक यू।